जय हिंद प्यारे मेरे दोस्तों, साथियों, भाई बंधुओं। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका आपके परिवार एग्री लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग चैलेंजर सीरीज जो मैराथन चला रहे हैं एजीटीए का, आज हम लोग की अगली क्लास रहेगी, ठीक है। और कोशिश रहेगी कि आज की क्लास थोड़ा सा पिछली क्लासों से अलग रहे। कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रखा गया आज है। देखिए, एक साथ कोशिश यह नहीं किया जा रहा है कि आप लोग को एकदम टफ से टफ क्वेश्चन दे दिया जाए, बिल्कुल नहीं। धीरे 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 पेपर का लेवल टफ किया जाएगा, यानी कि स्टार्ट से सिंपल, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड किया जाएगा। आप सब लोग बने रहिए, कोशिश ये बस करते रहिए कि आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक अपने पूरे मैराथन को देखिए, बीच में स्किप मत करिए, पूरे मैराथन को देखिए। हम लोग एक क्वेश्चन के साथ बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है उसको भी एक्सप्लेन करते जाते हैं। इससे होता क्या है, अगर आप एक क्वेश्चन के साथ आप 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप मतलब अगर 100 क्वेश्चन की मैराथन लगा रहे हो तो आप 400 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। मेरी बात समझ गए होंगे आप सब लोग। चलिए, टाइम न गवाते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो रिक्वेस्ट है आपसे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा डेली करंट अफेयर्स और क्विज के लिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा देखिए, एजीटीए का सिलेबस अभी तक सबको याद हो चुका होगा। एजीटीए दो तरह का सिलेबस देता है, एक है टेक्निकल, एक है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल मतलब समझ सकते हो जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है, ठीक है। जो आपका एग्रीकल्चर का पोर्शन है ये आपके 65 क्वेश्चन कराता है। और दूसरा है फिर कंप्यूटर का, और तीसरा है यूपी स्पेशल का, ठीक है। ये दोनों मिला के 35 क्वेश्चन कराते हैं। इस 35 क्वेश्चन में यूपी स्पेशल आपका रहता है 20 और कंप्यूटर आपका रहता है 15। ये जो मैराथन होती है पूरे 100 क्वेश्चन की होती है, यानी कि कंप्लीट एक मैराथन में आपको यूपी स्पेशल और आपके एग्रीकल्चर का जो भी 65 क्वेश्चन है और साथ में आपका कंप्यूटर, ये तीनों आपको कराया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है C3 और C4। पहले समझो C3 और C4 होता क्या है, सबसे पहले समझो। एक होता है C3, एक होता है C4, ठीक है। तो C3 और C4, C3 वो पौधे होते हैं, अगर शार्ट भाषा में बताओ आपको, C3 वो पौधे होते हैं जो पतले पतले होते हैं, जहाँ खास तौर से घास कुल की जो फैमिली होती है, ठीक है, वो सब आते हैं। ये जो होते हैं ये पानी का ज़्यादा यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के मामले में भी ये C4 से कम करते हैं, ठीक है। तो C4 और C3 में मेन डिफरेंस यह है। चलो समझते हैं अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। C3 और C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में क्रेंज एनाटॉमी किस में पाई जाती है, ठीक है। पहला कह रहा है C3 पौधों में यह वाष्पोत्सर्जन कम करती है, C4 पौधों में यह बंडल शीत कोशिकाओं में रिबकोज ऑक्सीजन दूर रखती है। देखिए, हम ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन को आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। एक एक मिनट अगर चाहे तो आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। मैं बहुत फास्ट वीडियो कराऊंगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि 1 घंटे में आपका पूरा मैराथन कंप्लीट हो जाए। 2 घंटे की मैराथन करने का मेरा कोई शौक नहीं है। तो अगर ऑप्शन जो है आप लोग रुक रुक के खुद पढ़ लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कराऊंगा और आपको एक्सप्लेन करते चला जाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है, C3 और C4 में प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में। चलो तो समझो, सबसे इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा C4, ठीक है। क्रेंज एनाटॉमी किसमें पाई जाती है, C4 में। तो क्रेंज क्या है, एक जर्मन का अर्थ है, समझे। क्रेंज जो शब्द होता है ना, क्रेंज, ये जर्मन का अर्थ है। इसका अर्थ होता है माला या घेरा करना, ठीक है। C4 पाया किसमें जाता है, C4 पाया जाता है आपका मक्का, ठीक है, मक्का ग्वार और सॉरी मक्का गन्ना ज्वार, ठीक है। इसमें संवहनी बंडल चारों ओर विशेष कोशिकाओं को घेरा होता है, ओके। तो यहाँ पर जो CO2 का सांद्रित किया जाता है वो रूबिकोस के केवल CO2 से जुड़े कार्बोक्सिलिक एक्टिविटी, ऑक्सीजन से नहीं, कार्बोक्सिलिक एक्टिविटी से होता है, ठीक है। इससे प्रकाश शोषण जो ऊर्जा बर्बाद करता है वो नहीं होता है, ठीक है। इससे जो प्रकाश शोषण होता है ना वो नहीं होता है। तो यह जो मतलब कि जो इसकी इफेक्टिवनेस होती है वो C3 के मामले में बढ़ जाती है और C3 में यह नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर प्रकाश शोषण होता है और उपज कम होती है। सही नहीं समझी होगी तो फिर समझो। क्रेंज का मतलब देखो होता है माला या फिर घेरा होता है, और ये जो है एक जर्मन वर्ड है। दो चीज याद रखना, पहला क्रेंज का मतलब माला होता है, दूसरी बात ये जर्मन वर्ड है। तीसरी बात है यहाँ पर जो C4 होता है ना, इसमें जो संवहनी कोशिकाएं होती है, संवहनी बंडल जो होता है वो चारों तरफ से एक विशेष कोशिकाओं को चारों ओर से विशेष कोशिकाओं को घेरा होता है, ओके। तो यहाँ पर CO2 को सांद्रित किया जाता है, मतलब CO2 को सांद्रित किया जाता है ताकि रूबिकोस होता है वो केवल CO2 से जुड़े, ठीक है। CO2 मतलब यहाँ पर CO2 मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एक्टिविटी से जुड़े और ऑक्सीजन से नहीं जुड़े। इससे क्या होता है, प्रकाश का जो प्रकाश शोषण होता है वो कम होता है या फिर नहीं होता है। इससे जो ऊर्जा होती है वो अब बचता है, जो C4 में एनर्जी का बचता है C3 के मुकाबले। चलो आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ रोग दिए गए हैं और उससे मिलाइए। तो धान का खैरा सबको पता है, जिंक, जिंक कहाँ यहाँ है, फूल गोभी में बिप्टेल, बोरा कहाँ है, मॉलिबेडनम भैया, यहाँ मॉलिबेडनम है। नींबू में डाइबैक, ये बड़ा ही कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, नींबू में डाइबैक कॉपर से होता है, कहाँ है कॉपर, यहाँ हो जाएगा। अगला क्या है, चुकंदर में हार्ट रॉट, देखो ये थोड़ा सा एक नया मिला, चुकंदर में हार्ट रॉट किस होता है, बोरान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करा लो, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बी वाला। अब समझो कि जो धान का खैरा होता है आप सबने देखा होगा, ठीक है। बिप्टेल में क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं ना वह चाबुक जैसी हो जाती हैं, पट्टियां जो होती हैं ऐसी चाबुक जैसी हो जाती हैं। जो आपके फूल गोभी होता है उसकी पत्तियां कैसी होती है, चाबुक जाती हैं। और जो नींबू में डाइबैक होता है उसको बोलते हैं उल्टा सूखना, उसको क्या बोलते हैं, उल्टा सूखना। और चुकंदर में हार्ट रोट समझते ही हो, अंदर से काला हो जाता है या खोखला हो जाता है, ओके। रोग को भी जानते, समझो कि रोग होता क्या है, यानी किसी नाम याद कर लो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बहुत पूछता है घुमा टहरा के, इसलिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ। संकर बीज उत्पादन के लिए ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन का क्या अर्थ है, बहुत अच्छे समझना। हाइब्रिड जब हम लोग पैदा करते हैं ना तो उसमें अलग अलग लाइन करते हैं, ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन, ठीक है। तो इन सब लाइन का क्या अर्थ होता है, इनका ए बी सी नाम क्यों हम लोग दे रहे हैं, तो समझो। पहले ही समझाता हूँ क्या होता है। देखो ए लाइन जो होता है ना उसे मेल स्टेरलाइन लाइन कहते हैं, जो ए लाइन होता है ना उसे मेल स्टेरलाइन कहते हैं। इसमें जो होता है मेल जो होता है वो स्टेराइल होता है। स्टेराइल मतलब होता है कि वो प्रोडक्शन, मेल प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। जो बी लाइन होता है इसे मेंटेनर लाइन बोलते हैं। और जो आर लाइन होता है, आर से होता है उसे रीस्टोर लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब तीनों का मतलब क्या है ये भी समझ लो। जो मेल स्टेरलाइन लाइन होता है इसमें पराग नहीं बनता है, तो इसलिए मादा इसका प्रयोग नहीं कर सकती है। जो मेंटेनर लाइन होता है इसमें क्या होता है, पराग बनता है और इसका प्रयोग ए लाइन के बीज बनाने के लिए होता है, ठीक है। इसमें पराग बनता है और ए लाइन का जो बीज होता है ना उसको बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आर लाइन क्या करता है, यह रिस्टोर काम करता है। जब इसका क्रॉस ए लाइन से कराते हैं तो बनने वाले हाइब्रिड बीज में फिर से उर्वरता, फर्टिलिटी आ जाती है, समझ गए। इसका जब क्रॉस हम से कराते हैं तब, समझ गए होगे उम्मीद है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, ओके। देखो ऑप्शन में इसलिए मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ ताकि अब एक क्वेश्चन पढ़ो तो साथ में कम से कम 3-4 कुछ और जानकारी प्राप्त करो। मतलब अगर 100 क्वेश्चन कर रहे हो तो कम से कम 200-300 तो टारगेट लेके चलो कि हम इतना पढ़ेंगे आज। क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला, मृदा में विद्युत चालकता का मापन किस पर निर्भर करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन कभी कभी लोग सिंपल गलती करते हैं। कोई पीएच मारता है, कोई सार्वल साल पे मारता है, कोई कार्बनिक पदार्थों में मार देता है। तो इसको समझते हैं कि इसका क्या होता है। तो देखो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो तो डिपेंड करता है सॉल्युबल साल्ट पे ही, वो डिपेंड करता है सॉल्युबल साल्ट पे ही, समझते हैं। यह मापता क्या है, यह मापता है मिट्टी के पानी से बिजली कितनी आसानी से गुजरती है, ठीक है। जैसे ये आपकी सॉइल है तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है कितनी आसानी से गुजर सकती है इनमें से, ये इसको नापता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा लवण होंगे, लवण मतलब होता है साल्ट, जिसमें ज़्यादा लवण होंगे उसकी चालकता उतनी ज़्यादा होगी। अच्छा इसकी यूनिट याद करना क्या होता है, ds m होता है, ds m होता है, ठीक है, ds अपन m होता है, याद रखना। अच्छा पीएच क्या होता है, अम्लीयता या क्षारीयता नापता है, आप सबने पता होगा। 7 उदासीन होता है, 7 से पहले अम्ल, 7 से बाद क्षार होता है, यह सबने आपने बचपन से पढ़ा होगा। और यह कार्बनिक पदार्थों को नापता है। अगर यह पूछ दे कि अच्छा पीएच क्या नापता है फिर है, तो पीएच क्या नापता है, कार्बनिक पदार्थों को नापता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर। निम्नलिखित में से दैहिक कीटनाशक सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड जो पौधों के तंत्र में घुल जाता है वो कौन सा है। देखो ये सब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है तो थोड़ा इसको ध्यान रखना। यह है तुम्हारा इसमें यह डाइरोगोर है, ठीक है, डाइमिथाइल क्या है, रोगोर है। रोगोर कैसा है, यह एक दैहिक कीटनाशक पौधे के रस में मिल जाता है, ठीक है। यह दैहिक कीटनाशक पौधे के रस में मिल जाता है और जब कीड़ा चूसता है तो मर जाता है। डाइमेथाइट, इमाइडाक्लोप्राइड एक होता है, एक होता है थायोमेथाकोजोम करके कहते हैं, सिस्टेमेटिक होता है, 3-4 होते हैं। और जो मेलाथियान है, कुछ लोग मेलाथियान और लिंडेन को यूज किए होंगे तो उनको मैं बता दूं कि यह क्या है, कॉन्टैक्ट है, यह संपर्क में आने से काम करता है। और कॉन्टैक्ट कीटनाशक की बात करें, संपर्क नाशी कीटनाशक की बात करें जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है तो होता है पाइरिथ्रम होता है, वो होता है पाइरिथ्रम होता है। सब क्वेश्चन याद रखना। इसका आंसर रोगोर होगा। थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको स्लो लगे तो आप क्लास को स्पीड कर सकते हो, लेकिन मेरा काम है कि आपको एक एक ऑप्शन को समझाना, ओके। चलिए लेग्यूमिनेसी फसलों में नाइट्रोजन उर्वरक की स्टार्टर डोज देना आवश्यक है। राइजोबियम जीवाणु गार्ड बनाने एवं कार्य शुरू करने में 15 से 20 दिन लगते हैं, तब पौधों को पोषण चाहिए। देखिए ये दोनों सही है, ए और आर
दोनों सही है और ये RA की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है। तलनी फसलें जो होता है वो खुद नाइट्रोजन बनाती है, लेकिन बुआई से 15-20 दिन उसके जो ग्रंथियां जो नोड्यूल है उसे विकसित नहीं हुई रहती हैं। ठीक है, तो उसको 15 से 20 दिन तो लग जाता है नोड्यूल विकसित करने में। अब आप सबको पता है कि जब नोड्यूल विकसित करेगा तभी ना वो अपने आप को नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा। इस दौरान पौधे को भूखा मरने से बचने के लिए 15 से 20 केजी आपको स्टार्टर का मतलब होता है, जैसे तुम रेस्टोरेंट में चले गए तो बैठोगे तो बोलते हो ना कि पहले कुछ स्टार्टर लेके आओ, तो सैलेड लेके आते हैं, पापड़ लेके आते हैं, कुछ सिंपल सा कोई डिजर्ट लेके आते हैं। स्टार्टर इसलिए लेके आते हैं मतलब कि खाना, जैसे आपने मान लो टिक्का पनीर ऑर्डर कर दिया, तो अब टिक्का पनीर बनने में थोड़ा समय लगेगा ना, तो जब तक बन रहा है तो आप रेस्टोरेंट में बैठ के सबको देखोगे तो नहीं कुछ खाते रहोगे, तो उसको स्टार्टर बोलते हैं। तो उसी तरह से स्टार्टर डोज यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसा दे दो अभी शुरुआती में पेड़ पौधा को जो अपना अपना पेट भरता रहे, फिर बाद में खुद अपना नाइट्रोजन बना लेगा। चलो, पूसा नन्हा बहुत अच्छी वैरायटी है। पूसा नन्हा के गड्ढे का आकार और पौधों की दूरी रखी जाती है। देखो, इसका गड्ढे का आकार वाली बात यहाँ मतलब कि कितनी इसकी दूरी रखी थी, स्पेसिंग की बात कर रहा है। तो पूसा नन्हा के लिए 1.25 इंटू 1.25, ठीक है, रखते हैं। अब पूसा नन्हा के बारे में कुछ तुम्हें बताता हूँ। पूसा नन्हा क्या है, एक म्यूटेंट बौनी किस्म है, समझ रहे हो, एक म्यूटेंट समझते हो ना, उत्परिवर्तन करके बनना। एक म्यूटेंट बौनी किस्म है, ये डॉर वैरायटी है। इसे बहुत पास पास हाई डेंसिटी पे लगाया जाता है। यह समान पपीता, जैसे पपीता क्या होता है, मतलब सिंपल हम लोग 2 से 2 और 3 पे 3 पे लगाते हैं ना पपीता को, ठीक है। पपीता को हम लोग 2 गुणते 2 या 3 गुणते 3 पे लगाते हैं। मोस्टली पपीता को हम लोग 2 और 3 के बीच में लगाते हैं। तो लेकिन इसको क्या करते हैं 1.25 से लगाते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट में बताना कि आम्रपाली जो HDP के लिए बहुत फेमस है, हाई डेंसिटी के लिए, उसमें कितना लगाते हैं। चलो अगला, गन्ने की फसल में पाइनएप्पल रोग का कारक क्या है, ये किस भाग में लगता है, क्या प्रभावित करता है। बहुत अच्छा है, देखो यह होता है कवक, ठीक है, कवक का नाम लिख दिए हैं। ये गन्ने के टुकड़े, उसमें जो है ना अनाज जैसी गंध आती है। ओके, तो इसमें से भी आंसर पड़ ही गया है। कोई ज़्यादा बुद्धिमानी लगाया होगा तो हो सकता है कि वो नेमाटोड लगा दिया हो, लेकिन अगर थोड़ा भी पढ़ा लिखा होगा तो वो कवक जरूर लगाएगा। यह कवक गन्ने के टुकड़े को बुआई के बाद जमीन में सड़ा देता है, ठीक है। अंदर का जो गूदा होता है ना काला हो जाता है, तो पक्के अनाज जैसी महक आती है। जैसे मान लो तुमने ये सेट लगा दिया गन्ने का, अब इसके अंदर ये पूरा गन्ना सड़ गया, काला काला हो गया, कवक इसमें लग गया, तो ये फिर गन्ना में से कोई क्रॉप तो निकलेगा ही नहीं ना, तो गन्ना खत्म हो जाएगा। तो इसकी जो महक आती है वो पाइनएप्पल जैसी आती है। इससे पता कर सकते हो कि भाई फंगी ने अटैक कर दिया है, उसने जो सेट है गन्ने की जो टुकड़े हैं खराब कर दिया है। प्रिसीजन फार्मिंग की सटीक खेती के लिए मुख्य उपकरण GPS है, सबको पता है। दुधारू पशुओं में पका खाए रेंडर पेस्ट रोग उन्मूलन हो चुका है। वर्तमान में खुरपका मुरपका, जिसे FMD कहते हैं, FMD मतलब समझते हो ना, क्वेश्चन इसका आया था GT में। फूट फूट एंड माउथ डिजीज के टीकाकरण के लिए अनुशासित फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब है कि उसको साल भर में कितने बार लगाता है, तो उसको देखो लगाता है वर्ष में 2 बार, ठीक है, 6-6 महीने के अंतराल पे वर्ष में 2 बार लगाया जाता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, FMD कैसा है, एक वायरस है, वायरल डिजीज है, ठीक है। इससे कई स्ट्रेन होते हैं। स्ट्रेन समझते हो, नहीं समझते हो तो सबको अच्छा एग्जांपल बताता हूँ कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस देखो, कोरोना वायरस एक बार आया, फिर 2 बार आया, फिर अभी 1-2 बार और आया। तो कोरोना वायरस का जो नया नया वेरायटी है उसे म्यूटेंट वेरायटी कहते हैं, उसे स्ट्रेन कहते हैं। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आ गया, कोरोना वायरस का फिर नया स्ट्रेन आ गया। स्ट्रेन का मतलब होता है कि वो अपने आप को डेवलप करता रहता है। वायरस की तो ये प्रॉब्लम है कि अब जो वायरस मारते हो ना उसका, जैसे और अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ, पैरासीटामॉल आप सब लोगों ने खाया होगा, सब ने खाया होगा। पैरासीटामॉल की पहले 500 mg हम यूज करते थे, ठीक है, 500 mg, और ये बहुत हार्ड माना जाता था। कभी कभी पैरासीटामॉल की 500 mg बोला जाता था कि आधा तोड़ के दो पहले। लेकिन धीरे धीरे जो वायरस है ना इसको लेके म्यूटेंट हो गए हैं, तो अब सीधा यूज किया था 650 mg, और 650 mg दिन में 2 बार यूज कर लो, दिक्कत आपको नहीं होता है, क्योंकि जो बॉडी है उसको अडाप्ट कर चुकी है पैरासीटामॉल को। ओके, एक तो पेन किलर होता है। हाँ, तो FMD के बारे में क्या बता रहे थे, देखो एक वायरस है, ठीक है। टीका का जो समय है कम से कम साल में 2 बार लगाया जाता है, एक सितंबर से अक्टूबर के बीच में लगाते हैं और एक फरवरी से मार्च के बीच में लगाते हैं, ठीक है। FMD-CP करके इसका टीकाकरण आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। खरपतवार नाशी है और उसका जो प्रयोग है कब करते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप हल्के मत लीजिए, क्वेश्चन सिंपल लग रहा है, बहुत बार पूछा रहा है। मैं एक बार 1 मिनट रुक जा रहा हूँ, आप इसको खुद मैच कराओ, फिर मैं मैच कराता हूँ, देखो कितना सही करते हैं आप लोगों।
मैच करा लिए, चलो अब हम कराते हैं। पहला है बेसालीन। पहला क्या है? पहला है, रुक जाओ कलर चेंज करता हूँ। पहला है बेसालीन, जिसे फ्लोरोक्लोरीन बोलते हैं। दूसरा है पेरामेथिलीन है। तीसरा 2,4-D है। चौथा पैराक्वेट है। ठीक है, अब किसका कब कब यूज करते हैं इसको समझते हैं। तो देखो मैं सीधे पहले बता दे रहा हूँ, फिर मैच तुम लोग कराओ। जो फ्लोरोक्लोरीन है, जिसे बेसालीन बोलते हैं, ये देखो बुआई से पहले करते हैं। जो पेटामेथिलीन होता है, इसको बुआई के बाद करते हैं, अंकुरण के बाद, अंकुरण से पहले, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले, इसे बोलते हैं प्री इमरजेंस बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश वालों। 2,4-D के लिए जो होता है वो फसल उगने के बाद करते हैं, इसे पोस्ट इमरजेंस बोलते हैं। और जो पैराकट होता है भाई, वो नॉन सेलेक्टिव होता है, सबको मार पीट देता है। तो इसको भाई पैराकेट, डाइकेट है, ग्लाइसोफेट, ये सब जो होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। वो सब कुछ समाप्त कर देगा। कोई वो चूज नहीं करता कि हमें गेहूं बचाना है, घास मारना है। ठीक है, तो मैच कराओ। क्या था? बेसिलीन का क्या होता है? बुआई से पहले मिट्टी, आपका मिट्टी मिलाते हैं। तो बुआई से पूर्व, ए का पहला हो जाएगा, बी का दूसरा, ए ऑप्शन होगा, ए। ठीक है, ए ऑप्शन होगा। आलू में कंद बनने के लिए अनुकूल तापमान, बहुत बार क्वेश्चन पूछा होगा, सबने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, तो चलो समझा देता हूँ। इसके दो तापमान होते हैं, इसको ध्यान रखना। पहला होता है 17 से 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो ज़्यादा फेमस है। यह रात का तापमान होना चाहिए। कंद बनने के लिए रात का तापमान ठंडा होना चाहिए, 17 से 20 होना चाहिए। और 30 से ऊपर अगर बोल होता है, ठीक है, अगर 30 से ऊपर होता है तो जो ट्यूबराइजेशन होता है, यानी जो आलू का कंद बनता है, कंद समझते हो ना, जो खाते हो भाई, तो जो ट्यूबराइजेशन होता है वो बंद हो जाती है। अगर तापमान 30 से ऊपर चली गई तो बंद हो जाएगी। आलू में कंद बनने के लिए रात ठंडा होना चाहिए और तापमान 17 से 20 होना चाहिए। अगला है जीन पिरामिड का क्या अर्थ है? हो सकता है आपने पहली बार क्वेश्चन सुना हो, जीन पिरामिड का अर्थ क्या है। तो देखो, जीन पिरामिड का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक रखना। ठीक है, एक के ऊपर एक रखना। जब एक ही किस्म में 2-3 अलग अलग जीन, जैसे रस्ट के लिए एक होता है SR2 होता है, SR3 होता है, SR4 होता है ना, तो डाल दिया जाता है ताकि प्रतिरोध क्षमता टूटे नहीं। समझे? मेरी बात समझो। मतलब एक के ऊपर एक को रखना, जब एक ही किस्म में 2 से 3 जीन को हम लोग डाल देते हैं। अब एकदम सिंपल समझो, जैसे मान लो कि तुमने गुलाब का फूल देखा होगा, एक ही गुलाब के पेड़ में कई सारे रंग दिखते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, उसमें कई सारी वेराइटी के स्पीसीज के जीन को डाल दिया, तो कई सारे फूल फूल रहे हैं। तो इसी तरह इसको जीन पिरामिड में क्या होते हैं कि एक ही मतलब कि पौधे में एक के ऊपर एक 2-3 जीन को रखना। एग्जाम्पल, रस्ट के लिए क्या करते हैं, SR2, SR3, SR4, याद रखना, इसको डाले जाते हैं ताकि प्रतिरोध क्षमता टूटे नहीं, ड्यूरेबल बन जाए उसका। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला 14 समझते हैं। मृदा संरचना का कौन सा प्रकार कृषि के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? सबको पता है, क्रम्बी, दानेदार, दानेदार ऐसे जो होता है क्रम्बी। ठीक है, सबको पता है। अच्छा, इसको भी समझाता हूँ थोड़ा सा। इसमें मिट्टी के जो कण होते हैं ना, गोल गोल गुच्छे में होते हैं, जिससे हवा और पानी जो संतुलन होता है बना होता है। आपको इतना तो पता होगा ना कि मृदा में आपका जो OM होता है 5 होता है, फिर 25% एयर, 25% वाटर। ठीक है, ये तो पता होगा ना ये सब। हाँ, तो जो 25-25 इसका ये रेशियो है ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी मिट्टी में पोर स्पेस अच्छा है, उसमें पानी अच्छे से रुकता है, हवा का आना जाना अच्छा रहता है, तो वो मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो जो क्रम्बी मिट्टी होती है, इसमें दोनों चीज़ बहुत आराम से हो सकता है। इससे उनका हवा और पानी का संतुलन अच्छा बना रहता है। ये फसल के लिए आदर्श मानी जाती हैं। और एक होता है प्लेटी, परतदार। पानी इसमें क्या होता है, नीचे चला जाता है। जो एक प्लेटी होता है, ये भी बहुत फेमस है, लेकिन इसमें पानी क्या होता है, इसमें नीचे चला जाता है। जो स्तंभी है, ये जो क्षारी मृदा है उसमें होता है, ये थोड़ा सख्त होता है। जो कालूमर है, ये क्षारी मृदा में ज़्यादा पाता है, लेकिन ये थोड़ा सख्त होता है, ये कम्पैक्ट होता है। इसे सबसे बेस्ट क्या है, यही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ETT सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ कार्यरत या प्रस्तावित है? तो देखो, ये हापुड़ में है। हापुड़ कहाँ भैया? यहाँ बी, हापुड़ में। हापुड़ के बाबूगढ़ में। थोड़ा सा ये टाइपिंग में एरर हो गया, इसको पकड़ लीजिएगा। तो यह हापुड़ के बाबूगढ़ में है। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उच्च गुणवत्ता वाले सार तैयार किए जाते हैं यहाँ पर है। ओके, ये समझ लीजिएगा आप लोग। अगला, सहसंबंध गुणांक, ये आपने सुना होगा शायद, कोलिरेशन बोलते हैं, कोलिरेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो सहसंबंध गुणांक का मान किसके बीच में होता है? तो इसका जो होता है -1 से +1 के बीच में। सहसंबंध क्या बताता है, दो चीज में आपस में कितनी जुड़ी हैं। ठीक है, दो चीजें आपस में कितनी जुड़ी हैं, तो ये +1 से +-1 तक होता है। ठीक है,
ये +1 से -1 तक होता है। ये क्या बताता है कि दो चीज़ें आपस में कितनी अच्छे से जुड़ी हुई हैं, इसको ऐसे याद रखना। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन स्ट्रेस पैदा करता है, पौधों को बचाता है, इससे एंटी जिबरेलिन माना जाता है। इससे पहले वाले में हमने जिबरेलिन के क्वेश्चन बताए थे, इसको ध्यान से जो पिछला क्विज किया करंट अफेयर किया उसको पता होगा। देखो, जो स्ट्रेस स्थिति पौधे में बनाता है, ठीक है, वो उसे बोलते हैं ABA। क्या बोलते हैं? ABA। सूखे के समय ABA बनाता है जो स्टोमेटा को बंद करता है ताकि पानी न उड़े। जिबरेलिन रंध्र खोलता है और सुप्त अवस्था तोड़ता है। ABA उसका उल्टा करता है, ठीक है। जिबरेलिन, देखो फिर समझो, सूखे के समय क्या होता है, ABA बनता है और स्टोमेटा का जो स्पेस है, जैसे तुम्हारा ये लीव्स है, इसके जो नीचे नीचे स्टोमेटा होता है ना, जो स्टोमेटा होता है छोटे छोटे होता है, उसको बंद करता है ताकि पानी न उड़े। जिब्रेलिन क्या करता है, वो रंध्र को खोलता है, तो इसीलिए इसे एंटी जिब्रेलिन बोलते हैं, इसे एंटी जिब्रेलिन बोलते हैं। और यह सुप्त अवस्था क्या करता है, तोड़ता है। ABA इसका उल्टा करता है। ABA क्या करता है, ABA डोरमेंसी लाता है, जिब्रेलिन डोरमेंसी को तोड़ता है, लेकिन ABA क्या करता है, वो डोरमेंसी को लाता है। देखो, डोरमेंसी लाना भी जरूरी है और डोरमेंसी तोड़ना भी जरूरी है, दोनों समझाता हूँ। जैसे मान के चलो कि तुमने आलू लिया, आलू जब पेड़ से खेत से खन के लाते हो ना, तो इसमें आप इसको डोरमेंट होना जरूरी है, क्योंकि इसको हम 1 साल बाद लगाएंगे। अब तो 1 साल तक ये डोरमेंट स्थिति में रहे, लेकिन जब हम 1 साल के बाद इसको हम लगाएंगे तो इसकी डोरमेंसी नहीं टूटेगी, तो ये आलू जमेगा नहीं, तो इसकी डोरमेंसी भी 1 साल बाद टूटनी है, जरूरी है। इसका मतलब इसमें दोनों होना चाहिए, ABA का भी काम होना चाहिए, जिब्रेलिन का भी काम होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? चलो आगे समझते हैं। अगला कहाँ हो गया था क्वेश्चन भाई? 17 हो गया था ना, चलो 18। थोड़ा ना जूम हो गया ना PDF, इसीलिए थोड़ा आगे चला गया था। क्या कह रहा है, केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट कहाँ पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लुधियाना में, सबको पता है। अच्छा, सीपेट का अगर हिंदी में बता दी, इंग्लिश में बताऊँ तो होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये लुधियाना में है, लुधियाना आपके पंजाब में है। अच्छा, गोल्डन रेगुलेशन किससे संबंधित है? सबको पता है, फल और शहद से। गोल्डन मेन रूप से फल से है, लेकिन शहद से भी माना था। इसमें हम देखो, अगर जूट से कहें तो गोल्डन है, गोल्डन फाइबर है। तिलहन से कहें तो पीली क्रांति थी। अंडा का सिल्वर क्रांति था। ये सब याद रखना, सिंपल क्वेश्चन है, 2-4 सिंपल क्वेश्चन रहना चाहिए, नहीं आपको सर पूरा क्वेश्चन टफ करा दिया अब तो। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की थीम क्या थी? यह देखो सिंपल है ना, लेकिन अब 99% लोग गायब हो जाएंगे कि क्या पूछ रहा है भाई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की थीम क्या थी? तो इसका था स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, स्वस्थ यानी मिट्टी बचाओ देश बचाओ मत कर देना, स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, यह फरवरी 2015 में लागू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, गेहूं की फसल में फेरलेस माइनस यानी गेहूं के मम्मा जी जो है, आइसोप्रोटान के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। इसके बाद इसमें आप कौन सी शाकनाशी की सिफारिश की जाती है? यह देखा कहाँ गया था? यह पंजाब में देखा गया था। पंजाब के भाई बंधु लोग बहुत ज़्यादा आइसोप्रोटान का यूज करते थे गेहूं के मम्मा नष्ट करने के लिए, तो वह इतना ज़्यादा मजबूत हो गया ना कि वो आइसोप्रोटान से उतना नष्ट ही नहीं होता था गेहूं का मम्मा। आइसोप्रोटान मतलब गेहूं का मम्मा, फेरलेस माइनर। तो उसको खत्म करने के लिए फिर नया एक हम लोगों ने शाकनाशी का निर्माण किया, सल्फोसल्फारान। ठीक है, गेहूं के मम्मा जो है आइसोप्रोटान के साथ खिलाफ क्या हो गया था, वो प्रतिरोध हो गया था। प्रतिरोध का मतलब होता है कि सहने की क्षमता उसकी बढ़ गई थी। तो अब क्या करते हैं, देखो, एक आता है सल्फ्यूरान यूज होता है, एक होता है क्लोडीफाप होता है, क्लोडीनाफाप होता है, एक मेटा सल्फ्यूरान होता है। ये सब अलग अलग होते हैं, इनके नाम बड़ा अजीब होते हैं यार, याद करने में भी भूल जाता, माइंड में भूल जाता आदमी है। टमाटर केचप या सॉस को संरक्षित करने के लिए किसका यूज करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, रंगीन फल जो होते हैं जैसे टमाटर है, अनार है, इनके उत्पादों को सोडियम बेंजोएट से, ठीक है, सोडियम बेंजोएट डालते हैं। और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड क्या होता है, वो कलरलेस में, जैसे नींबू का हो गया रस, लीची का रस हो गया, क्योंकि ये ब्लीचिंग का काम करता है। जो तुम्हारा जो सोडी KMS है ना, ये ब्लीचिंग का काम करता है। तो अगर कोई कलर वाला, जैसे तुम टमाटर में डाल दोगे ना, तो टमाटर का रंग ही उड़ा देगा, समझ गए? अनार के जूस में डाल दो तो अनार का रंग ही उड़ा देगा। तो ऐसे जिसमें रंग वाले होते हैं तो उसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? तो इसमें क्या प्रयोग करेंगे? सोडियम बेंजोएट। जहाँ पर रंग है वहाँ पर सोडियम बेंजोएट, जहाँ रंगहीन है, जहाँ व्हाइट वाला है, वहाँ पर KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड।
अगर आप लोग एमएससी में ना थीसिस का काम करोगे, सिनॉप्सिस का काम करोगे ना, तो आप लोग को लैब में ये सब बनाने के लिए दिया जाता है। वहाँ पर लैब में रखा होता है, केएमएस रखा होता है, सोडियम बेंजोएट रखा होता है। आपको वहाँ पर वेट करने वाली मशीन रखती है, उसे वेट करके छोटे छोटे भाग में करके अलग जार में अपना बनाना पड़ता है। कोई फ्रूट साइंस होगा कोई भाई ना, जो एमएससी किया होगा यूनिवर्सिटी से फ्रूट साइंस में, उससे पूछना, वो बताएगा ये सब कैसे होता है। गाय के दूध में दूध का सीएन रेशियो नहीं बल्कि लैक्टोज प्रोटीन का अनुपात कितना होता है? सीएन रेशियो जानते हो ना, मृदा में नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है, तो गाय का कितना होता है? 1.5:1। ठीक है, इसमें समझ सबको आ रहा होगा। एक मार्ग प्रयोगशाला मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब एक थोड़ा सा ध्यान रखना, सबको हर चीज का मुख्यालय या तो मुंबई दिखता है या तो नई दिल्ली दिखता है, और इसमें दोनों गलत है। ठीक है, इसमें दोनों गलती है। एक मार्ग कहाँ है? नागपुर है। पूसा चेतकी मूली की किस्म की क्या विशेषता है? पूसा चेतकी, यह मार्च अप्रैल की बुआई के लिए उपयुक्त है। ठीक है, कहाँ है भाई? यह तो पूसा चेतकी जो है, यह ग्रीष्मकालीन में हाई टेम्परेचर में भी जड़ बनती है और तीखी नहीं होती है। ये तो समझ रहे ना, पूसा चेतकी किसकी वैरायटी है? मूली की। ठीक है, ईटीएल, इसके पहले भी एक क्यूज में बताए थे ईटीएल के बारे में ढंग से। ईटीएल क्या होता है? देखो, ईटीएल में दो चीज समझो, एक होता है ईटीएल, एक होता है ईआईएल। ओके, तो यह होता क्या है? देखो, ईटीएल का मतलब है वह स्तर जहां दवा छिड़क देना चाहिए, जहां पर एक्शन लेने की जरूरत है। और होता है ईआईएल, ये होता है डैमेजेबल, वह स्तर जहां आर्थिक नुकसान दवा की लागत से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मतलब कीड़ा बहुत ज्यादा है कि अब तुम दवा डाले करो क्या, तुमको अब इतना दवा डालना पड़ेगा कि तुम जितना प्रॉफिट नहीं निकालोगे ना, उससे ज्यादा तुमको दवा डालना पड़ेगा। तो ईआईएल उसे बोलते हैं। इसलिए दोनों में कंफ्यूज मत होना। ईटीएल में क्या होता है? ईटीएल में होता है कि वह स्तर जहां दवा आप छिड़क देना चाहिए, मतलब एक्शन लेने का समय आ गया, यहाँ पर छिड़कोगे तुमको लॉस उतना नहीं होगा। लेकिन ईआईएल पे दवा छिड़कने का मतलब ही नहीं, क्योंकि अब तुम्हें जो प्रॉफिट मिलेगा भाई, उससे ज़्यादा तुम दवा छिड़क दोगे। तो इसलिए ईटीएल हमेशा ईआईएल से पहले आता है, यानी उसके नीचे आता है। ठीक है, तो ईटीएल हमेशा ईआईएल से कैसा होता है? हमेशा कम होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है? कम होता है। आम में ब्लैक टिप, आम में ब्लैक टिप का मुख्य कारण क्या है? इसके पहले भी समझा चुके हैं। बोरान की कमी, ईंट भट्टों से निकलने वाला धुआं, SO2 जो होता है, CO होता है, ये आपका क्या करता है? देखो, ईंट भट्टियों के धुएं में ना SO2 होता है, CO होता है, इथाइलिन होता है, और बोरान की कमी से आम का निचला हिस्सा जो होता है ना, काला सा सख्त हो जाता है। इसलिए बोरेक्स का छिड़काव करो, और भट्टी की चिमनी का जो आसपास हो वहां पर आपके आम के बगीचे मत लगाओ। जैसे आम तुम्हारा ये है ना, सॉरी, कैसे बनाऊंगा आम तुम लोग के लिए? चलो मान लो ये आम हो गया। ठीक है, इसका जो यहाँ देखोगे तो यहाँ ब्लैक टी जैसा हो जाता है। ठीक है, यहाँ कैसा हो जाता है? यहाँ पर तुम्हारा ब्लैक टी जैसे काला काला धब्बा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइमेटिक फल नहीं है? अब क्लाइमेटिक फल के बारे में समझो, तो क्लाइमेटिक जानो तो नॉन क्लाइमेटिक भी जानो। ठीक है, नॉन क्लाइमेटिक और क्लाइमेटिक दो प्रकार के फल होते हैं। तो देखो, इसमें क्या पूछा? नॉन क्लाइमेटिक। ठीक है, इसमें नॉन क्लाइमेटिक पूछा कि क्लाइमेटिक फल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका अंगूर। कौन हो जाएगा? अंगूर। देखो, अंगूर, नींबू, लीची, अनार, ये सब क्या है? नॉन क्लाइमेटिक है। ये कच्चा तोड़ने के बाद पकते नहीं है, इसमें मिठास नहीं बढ़ती है। इनको कच्चा तोड़ दिए, जैसे नींबू तोड़ के लाओ, जैसे तोड़ के उसी रखो लो, उसी तरह का रह जाएगा। जैसे आप अगर अंगूर अंगूर तोड़ के लाओ, मार्केट से तोड़ के लाओ, जैसा है वैसा रह जाएगा। लेकिन केला है, पपीता है, आम है, तोड़ के लाओ, पकता है। ठीक है, आम को लाओ कच्चा तोड़ के, जैसे पकता है ना, तो उससे बोलते हैं क्या? क्लाइमेट्रिक, जो तोड़ने के बाद भी पक्के। अब खास उसे पहचानना हो तो क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक में, क्लाइमेट्रिक जो होता है सारे लगभग मीठे फल होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक में थोड़े खट्टे से फल होते हैं। ट्रू टीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड के बारे में बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, टीपीएस होता क्या है? यह तो पहले बताओ, पहले ये तो समझो टीपीएस होता क्या है। देखो, पहले इसका आंसर जान लो कि टीपीएस का 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर यूज करते हैं। टीपीएस का मतलब ये होता है कि जैसे आलू की तुम खेती कर रहे हो, तो तुमने देखा होगा कि आलू काट के हम लोग लगाते हैं उसके सीड के रूप में, इसमें बहुत ज़्यादा आलू नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा अगर आलू खेती में कोई लॉस है तो वो यही है कि आलू फिर से बोने के लिए फिर से आपको आलू लगाना पड़ता है। टीपीएस में क्या होता है? हम आलू की सीड का प्रयोग करते हैं। आलू आपने देखा होगा जब फ्लावरिंग स्टेज में आता है तो उसमें एक सीड भी बनना शुरू हो जाता है।
तो जो आलू की सीड होती है ना, सीड के प्रयोग करके आलू की खेती करेंगे, इसे टीपीएस बोलते हैं। और यह पुष्कर जी ने दिया था। यह प्रेजेंट टाइम में हो रही खेती, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं होती, बहुत छोटे पैमाने पर होती है। ठीक है। और अगर अगर टीपीएस की बात किया तो हमने ये भी बता दूं कि 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर तो लगता है आपका आलू, अगर आपको ऐसे टीपीएस यूज करना है, मतलब ट्रू सीड यूज करना है। लेकिन अगर आपको ट्यूबर यूज करना है तो लगभग 20 से 25 क्विंटल आलू लग जाता है 1 हेक्टेयर में बोने के लिए, मतलब इतना आपका इकोनॉमिकल लॉस होता है। जीरो टिलेज सबको पता है। टिपलेट साहब कहाँ गए? यहाँ पर है टिपलेट साहब, इन्होंने जीरो टेक्नोलॉजी दिया था, इसके बारे में जान लो। 1950 के दशक में अमेरिका में टिपलेट साहब ने जीरो टिलेज की शुरुआत की थी। ठीक है। जैंथ्रो टूल का जो नाम समझते हो, वो वीड और टिलेज ये शब्द दिए थे। और जो फुकुओका है, फुकुओका भी एक नाम बताता है। तो इन्होंने प्राकृतिक खेती, डू नथिंग फार्मिंग, इन्होंने दी थी। ओके, समझ लो। जो जेंथो टूल थे वो बीड और टिलेज शब्द दिए थे। जो जीबी ट्रिपलेट साहब हैं वो जीरो टिलेज शुरुआत किए थे। और जो फुकुवा है वो प्राकृतिक खेती का कंसेप्ट दिए थे। तीनों को याद रखना, इसे तीनों बता दे रहा हूँ। चलो, ब्लू बेबी सिंड्रोम कई बार आपने सुना होगा। यह किसमें होता है? यह नाइट्रेट की वजह से होता है, मतलब नाइट्रोजन के फार्म होता है नाइट्रेट, उसमें 10 ppm से ज़्यादा होने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या ये भी जानो। नाइट्रेट जो होता है ना, पेट में जाके नाइट्राइट बन जाता है। ठीक है। जो नाइट्रेट तुम यूज किए, पानी से द्वारा तुम्हारे पेट में गया, तो पेट में जाके क्या नाइट्राइट बन जाता है, जो हीमोग्लोबिन से जोड़ के मेथाग्लोबिन बनाता है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन कम नहीं लगता बॉडी को, तो बच्चे नीले पड़ जाते हैं। इसलिए बच्चों क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम मतलब नीला बेबी सिंड्रोम, मतलब लक्षण होता है, तो बेबी के अंदर नीला लक्षण दिखना। ठीक है। फिर से बताता हूँ, देखो जो नाइट्रेट होता है यह जाके पेट में क्या बन जाता है? नाइट्राइट बन जाता है। क्या बन जाता है? नाइट्राइट बन जाता है। और उसके बाद वो क्या करता है? हीमोग्लोबिन से जुड़ के मेथोग्लोबिन बनाता है। तो मेथोग्लोबिन क्या होता है? वो ऑक्सीजन को कम करता है बॉडी के अंदर बच्चों के, तो बॉडी क्या नीली पड़ जाती है, ऑक्सीजन कमी होने पर बॉडी नीली पड़ जाती है। चलो, अगला है पूसा रूबी। पूसा रूबी टमाटर की बहुत अच्छी किस्म है, जबकि रूबी किस्म किसकी है? देखो 2 क्वेश्चन पा गए ना। पूसा रूबी क्या है? टमाटर की है। लेकिन रूबी किसकी है ये बताओ? बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया ना। तो देखो रूबी क्या है? अनार किस्म है। ठीक है। अनार का यह बहुत फेमस किस्म है। ये अभी याद रखना कि ये IIHR बेंगलोर से डेवलप किया गया है। ओके, चलो अगला समझते हैं। सफेद कली का व्हाइट बर्ड बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये आपका जिंक की कमी से मक्का में होता है। ठीक है। जो मक्का होता है ना, उसकी जो ऊपर की पत्तियां होती है ना, सफ़ेद सफ़ेद होता है, धान में खैरा होता है, इसी तरह से फेमस जिंक से। अगला, उत्तर प्रदेश में उदम्बुर फिग को खेती कहाँ शुरुआत की जा रही है? यह देखो इलाहाबाद में शुरू की जा रही है, जिसका भी नया नाम प्रयागराज कर दिया गया है। यहाँ पर एक प्रयागराज में उद्यान विभाग विकास कर रही है कि यहाँ पर खुसरो बाग एक है। जब स्टेशन कभी जाओगे तो स्टेशन के पास जो प्रयागराज जंक्शन है, उसके सामने से निकलना, तो थोड़े आगे जाओगे तो एक बहुत बढ़िया सा एक पार्क है, उसका नाम है खुसरो बाग। तो उसी जगह पर यह केंद्रित किया जा रहा है फिज की अंजीर की खेती करने के लिए। उदम्बुर मतलब अंजीर होता है, अंजीर की खेती करने के लिए। ठीक है। ये प्रैक्टिकल रूप में। साइकोसिल ट्रिपल सी का उपयोग कृषि में किसके लिए किया जाता है? ये बहुत बार सुनने के लिए मिलता है। ये क्या होता है ना, ग्रोथ रिडार्टेंट होता है। ठीक है। क्या होता है? ग्रोथ रिडार्टेंट होता है। तो जैसे मान लो कि पौधों की लंबाई कम करना होता है। ठीक है। या पौधों की लंबाई बहुत बढ़ रही है, तो उसको लंबाई को रोकना या कम करना, और तना को मजबूत करना, जैसे लॉजिंग। जैसे मान लो कि कोई ऐसे से ढेर सारे आपके पेड़ लगा दिए। ठीक है। हवा बहुत तेज चल रही है, तो ये पेड़ ऐसे गिर जाएगा ना, पेड़ गिर जाएगा। अगर इसको छोटा छोटा भाग में जो और छोटे छोटे रहें, अगर ये छोटे छोटे रहें तो हवा का लोड इन पर ज़्यादा नहीं पड़ता है, हवा बड़ी मेन हवा ऊपर से निकल जाएगी, तो ये गिरेंगे नहीं, यानी जो लॉजिंग की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग साइकोसिल का यूज करते हैं। ठीक है। साइकोसिल का यूज करते हैं, इसलिए इसको ग्रोथ रिडार्टेंट बोलते हैं, यानी वृद्धि को रोकने वाला। पशु आधार INAPH के तहत पशुओं में कितने अंकों का यूनिक ID है? कितने अंकों का है? तो है देखो 12। ये कहाँ लगता है ये भी जानो। ये पशु के जो कान होता है ना, उसमें लगता है। ठीक है। जो पशुओं का कान होता है उसमें लगता है। इसमें ना 12 अंकों का, ठीक है, इसमें 12 अंकों का नंबर लिखा होता है, जो यूनिक ID, जो इनको टैग देता है। और हम लोग के जो क्या बोलते हैं, आधार कार्ड होता है, उसमें कितने अंक होते हैं? तो उसमें होते हैं 12 अंक।
निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक अम्लीय मृदा एसिड सॉइल के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, तो ये देखो एसिड अगर सॉइल है तो वो होता है रॉक फास्फेट या बेसिक सिलेक्ट। ठीक है, अम्लीय मृदा के लिए अम्लीय मृदा में क्या होता है, फास्फोरस फिक्स हो जाता है, तो रॉक फास्फेट। ठीक है, जो रॉक फास्फेट होता है, बेसिक स्लैग, यह तुम्हारे इस्पात उद्योग होता है ना, जहाँ पर उसका काम होता है भाई, आयरन काम होता है, तो वहाँ से ये निकलता है। तो ये अम्लीय मृदा में घुलते हैं, कैल्शियम भी देते हैं, जिससे अम्लता जो होती है कम हो जाती है। ठीक है, और अमोनिया सल्फेट अम्लता को बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पर जो अमोनिया सल्फेट लिखा हुआ है इसको मत लगा देना। अमोनिया सल्फेट क्या करता है, यह अम्लता को बढ़ाता है। तो रॉक फास्फेट क्या करता है, अम्लता को घटाता है। अगला NIAM जयपुर में स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो यह हुई थी 1988 में। ठीक है, ओके, 8 अगस्त 1988 में। ऐसे इतना एक करोड़ तो नहीं पूछता है, बट बता दे रहा हूँ, लिख लेना, 8 अगस्त 1988। अगला है बीजों की शुद्धता प्योरिटी के लिए परीक्षण में डॉकेज क्या अर्थ है? बीजों की शुद्धता प्योरिटी परीक्षण में डॉकेज का क्या अर्थ है? तो देखो इसका अर्थ होता है कि बीज में उपस्थित अशुद्धियाँ जो है, ठीक है, अशुद्धियाँ, जैसे कि कोई खरपतवार का बीज आ गया है, धूल है, कंकड़ है, ठीक है, अन्य फसलों के बीज हैं, तो इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको हम लोग डॉकेज बोलते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं, डॉकेज बोलते हैं। जैसे कोई एक बोरी में आपने ढेर सारा बीज लेकर आया, अब उसमें कंकड़ पत्थर हैं, उसमें अन्य खरपतवार के टाइप कुछ छोटे छोटे हैं, कुछ अलग अलग बीज भी हैं, तो इससे हम लोग बोलते हैं डॉकेज। बरसीम के बीज को राइजोबियम की किस प्रजाति से उच्चारित करते हैं? ध्यान से एकदम दिमाग में चपचपा के रख लो इसको मैं इसके साथ में सबका एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, लेकिन इसको याद रखना जरूर, मत भूलना। ठीक है, तो इसका आंसर होता है, देखो बरसीम के लिए राइजोबियम ट्रिफोली होता है, ठीक है, राइजोबियम ट्राइफोली होता है। लेकिन अगला समझो, जो आपका लूसन होता है उसमें आपका मेलिलोटी होता है। ठीक है, लूसन में मेलिलोटी होता है। जो लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स हैं जैसे मटर है, मसूर है, उसमें होता है लेग्यूमिनास होता है। और जैपोनिका किसमें होता है, वो सोयाबीन में होता है। फिर से बता दे रहा हूँ भाई, चारों को याद कर लो, बहुत एक क्वेश्चन इसमें से आने के बहुत प्रोबेबिलिटी चांस होते हैं। जो ट्राइफोली होता है, राइजोबियम ट्राइफोली होता है, वह बरसीम में यूज करते हैं। जो राइजोबियम मेलिलोडी होता है वह आपका लूसन में यूज करते हैं। ठीक है, किसमें यूज करते हैं, लूसन में यूज करते हैं। मेडिकागो, मेलिलोटियस, ये सब अलग अलग स्पीसीज होते हैं, लेकिन आप लोग मेलिलोटी याद रखो। जो लेग्यूमिनेरस होता है यह मटर और मसूर में करते हैं, और जैपोनिका सोयाबीन में करते हैं। चारों को नोट कर लो, फिर से बता रहा हूँ। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स याद करना 2023 में मनाया गया था, भारत में ही मनाया गया था, पूरे दुनिया भर के लोग इसमें आए थे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह प्रस्तावित किया जाता है। धान की फसल में लैग हीमोग्लोबिन नहीं पाता, फिर वो नाइट्रोजन स्टिकर कौन करता है? कितनी अच्छी बात है, देखो समझो, बीजिए, ब्लू ग्रीन अलगी जो इससे बोलते हैं। धान के खेत में क्या होता है ना, पानी भरा होता है। ठीक है, तो वहाँ एनाबेला एजोला होता है। ठीक है, शैवाल एक का नाम है, एनाबोला एजोला होता है। तो एजोला फंड के साथ रहकर क्या करता है, हवा की जो हवा में नाइट्रोजन है ना, उसको वो फिक्स करता है। तो ये क्या करता है, देखो फिर समझाता हूँ। जैसे धान देखोगे, धान के खेतों में हरा 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 पानी में बहुत सारा लग रहा है, ऊपर से ऐसे तैर रहा होता है। तो ये क्या होता है, वहाँ पर एनाबेला क्या करता है, यह एजोला जो होता है वो फर्न के साथ रहकर हवा में जो होता है नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ओके, और जो राइजोबियम होता है वह केवल दलहनी फसलों में, जो ये राइजोबियम है ना, यह केवल दलहनी फसलों में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। उत्तर प्रदेश सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन CISH कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में है। ठीक है, रहमानखेड़ा में, लखनऊ में। इसका जो प्रेजेंट नाम है मतलब कि CISH है। ठीक है, ये लखनऊ में। पूसा पर्पल लॉन्ग बहुत बार पूछा हुआ है, ये आपका बैगन का लंबा लंबा जो फसा ऐसे लंबा लंबा बैगन होता है ना, उसके लिए है पूसा पर्पल लॉन्ग। ठीक है, चलो, बड़ा ही फेमस है। एक और बैगन की फेमस किस्म याद आ रही है, पंत सम्राट, ये भी याद रखना, पंत सम्राट। ठीक है, यह क्यों फेमस है, ये जो ब्लाइट रोग लगता है ना, झुलसा हो, इसके लिए रेजिस्टेंट है। पंत सम्राट जो है ना, वो ब्लाइट के रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो पंत सम्राट को भी याद रखना, पंत सम्राट, ये भी आपकी बैगन की किस्म है। ठीक है, भैंस के दूध का सफेद रंग किस पिगमेंट की अनुपस्थिति के कारण होता है, जो गाय में होता है? अच्छा, भैंस का जो दूध होता है ना, हल्का पीला सा होता है। ठीक है, अरे सॉरी, उल्टा बोल दिया हमने।
जो गाय का दूध होता है हल्का सा वो पीला सा दिखाता है, लेकिन भैंस का दूध जो होता है ना वो सफ़ेद ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका वजह क्या होता है, इसका वजह होता है बीटा कैरोटीन। गाय के दूध में बीटा कैरोटीन होता है जिससे वो पीला दिखाई देता है। भैंस का शरीर कैरोटीन को पूरी तरह से विटामिन ए में बदलता है। ओके, इसीलिए उसमें बीटा कैरोटीन नहीं पाई जाती है। जो सॉयल है उसका बल्क डेंसिटी कितना होता है, कहाँ भैया, 1.33 G/c, ठीक है। हाँ, और अच्छा यह बोले कि कण घनत्व कितना होता है, जो अभी कुछ लोगों ने यह मारा होगा 256, तो ये कण घनत्व होता है भाई, यह पार्टिकल का डेंसिटी होता है, पार्टिकल डेंसिटी से बोलते हम लोग। यहाँ पर बल्क डेंसिटी पूछ रहा है, स्थूल घनत्व पूछ रहा है मृदा का, तो वह 1.33 होता है। दोनों में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। ये सीसी जो लिखा है ना वहाँ सीएम होगा, ग्राम प्रति ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूबिक। जब कोई सामान ऐसे हो ना जिसकी ऐसे इस तरह से बनाता हूँ, जब कोई चीज़ ऐसे नाप रहे हो जो इसके अंदर हो, ठीक है, तो हम उसकी ये ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई तीनों नापते हैं। तो जब ऐसा नापते हैं तो एक सी हो जाएगा चौड़ाई का, दूसरा सी हो जाएगा लंबाई का, तीसरा सी हो जाएगा ऊंचाई का। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं C⁻3, इसे हम लोग बोलते हैं घन क्यूब, ठीक है। आलू में सोलेनिन नामक विषैला पदार्थ कब बनता है, अच्छा सवाल है। देखो, जब कंद सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, आपने देखा होगा कि आलू है, ठीक है, आलू बना लेते हैं पीला से, तो आपने देखा होगा इससे कभी हरा हरापन ऐसे से लग जाता है, ठीक है। तो जो ये हरापन होता है इसे हम लोग बोलते हैं सोलेनिन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सोलेनिन। देखो, धूप लगने से ना आलू में क्या होता है, हरा रंग हो जाता है, ठीक है। इसे सोलेनिन जो ग्लाइकोक्लाइड बनता है वह 20 mg/100 ग्राम से अगर ज़्यादा हो, ठीक है, अगर किसी 20 mg/100 ग्राम से अगर ज़्यादा हो तो यह आलू हमें नहीं खाना चाहिए, आलू जहरीला होता है। तो मोस्टली रूप से ये समझो कि जो आलू ज़्यादा हरा दिखा हो उसे मत खाओ, उसे बाहर फेंक दो, वो क्योंकि जहरीला होता है। चलो, अगला है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कछुए की कौन सी प्रजाति उपयोग करते हैं, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन ये है। तो देखो, हम लोग यूज करते हैं एपीजे, ठीक है, जो एपीजे का आइसेनिया फोर्टिडा होता है, ये भी याद रखना, ठीक है, आइसेनिया फोर्टिडा होता है। तो हम लोग इसका यूज करते हैं जो सतह पर रहने वाले होते हैं। तो जो एपीजी का केंचुए होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो सतह पर रहते हैं और कार्बनिक कचड़े जैसे गोबर पत्ती को खाते हैं, और 90% कचड़ा और 10% मट्टी खाते हैं लोग, यह ध्यान रखना, ठीक है। तो अच्छा, ये जो हमने बताया ना आइसेनिया फोर्टिडा, ये कैसे होता है, ये लाल कछुआ होता है, तो ये सबसे अच्छा माना था। अगर तुम वर्मी कंपोस्ट का कोई पैकेट लेके आओगे, जैसे मान के चलो कि तुम जाओगे किसी बीज भंडार पे या फिर किसी एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर पे, वहाँ बोल दो कि हमें कछुआ का पालन करना है, वर्मी कंपोस्ट करना है, तो तुम्हें वो जो पैकेट में देते हैं ना कि ला कर ले जाकर उसको डालो, ये आइसेनिया फोर्टिडा ही देते हैं। वो कछुआ देखोगे तो लाल लाल रंग का होता है, एकदम लाल लाल रंग का होता है, और ये बहुत तगड़ा काम करते हैं, बहुत तेज से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। मैं तो सलाह दूंगा कि अगर आपके पास कचरे वचरे हो तो एक छोटा सा कंटेनर बना लो, उसमें एक पैकेट ला के इसको डाल दो, अब ढेर सारे हो जाते हैं। हल्का सा पानी डाल देना, धूप न लगे उसको, हल्का पानी डाल देना और पूरा कचरा तुम्हारा नष्ट कर देगा। तुम्हें एक वर्मी कंपोस्ट बना देगा, और तुम फूल लगाए हो, फल लगाए हो, कुछ खेती की हो, उसमें एक खाद डाल देना, तुम्हारा ऑर्गेनिक खेती हो जाएगी। देखो भाई, मेरी बात मानो तो आप लोग कम से कम अपने छोटा सा किचन गार्डन बना लो, ठीक है, और कम से कम अपने घर के खाने पीने की जो सामान यूज कर रहे हो ना, उसको ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पैदा करो, ठीक है। ऑर्गेनिक पैदा करने का मेरा ये सेंस है कि हर कुछ तुम केमिकल का खा रहे हो, गेहूँ खा रहे हो, चावल खा रहे हो, और सरसों का या फिर मूंगफली का ऑयल यूज कर रहे हो या कुछ भी यूज कर रहे हो, सबका सब मतलब समझो केमिकल से बन रहा है, कोई भी ऑर्गेनिक नहीं है। तो कम से कम जो कुछ तुम ऑर्गेनिक उगा सकते हो, जैसे धनिया हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, छोटे छोटे तुम्हारे सब्जी के पेड़ हो गए, इन सबको उगा सकते हो, मिर्च हो गया, इनको ऑर्गेनिक उगाओ, इन पे कीटनाशक यूज मत करो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, जुकाम की वजह से ना गला जाम सा मेरा है, इसलिए आवाज़ थोड़ा ठीक नहीं हो पा रही है, बट क्लास करा देंगे क्योंकि क्लास कराना बहुत ज़रूरी है। अगला कह रहा है
बीज सूचकांक और परीक्षण भार में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन देखो आया था एजीटीए में, थोड़ा सा हट के आया था लेकिन यही क्वेश्चन आया था। तो देखो बीज सूचकांक जो होता है आपका वो 100 सीट का होता है, ठीक है। जो बीज सूचकांक होता है वो 100 सीट का होता है, लेकिन जो टेस्ट वेट होता है वो 1000 सीट का होता है। ये दोनों अंतर होता है। देखो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ये सही है। अगला क्या है? कृषि लागत एवं मूल्य CACP की स्थापना 1965 में हुई। एक वर्ष में कितनी बार MSP देता है, सिफारिश करता है? तो देखो एक वर्ष में सिफारिश से 2 बार करता है। बहुत लोग एक बार लगाते होंगे, झटका में लगा देंगे, तो थोड़ा ध्यान समझना। एक होता है रबी, एक होता है खरीफ, और दोनों के लिए हम लोग MSP लगाते हैं, ठीक है। तो एक बार में ये कितनी बार करता है? या 2 बार करता है। और गन्ना आदि के लिए वो साल में मुख्य रूप से अलग से करता है। जो गन्ना होता है ना उस पर MSP नहीं लगता, उसमें FRP लगता है ना। चलो, टिश्यू कल्चर में एक्स प्लांट का क्या अर्थ है? ठीक है, टिश्यू कल्चर में एक्स प्लांट का क्या अर्थ है? तो उसमें होता है वह छोटा सा पौधा जो पत्ती, जड़ या तना जिसका उपयोग करके हम संवर्धन के लिए काम कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान NPCRB कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है आपका, लीची का कौन सा भाग खाने योग्य है? खाने योग्य भी मतलब कि एडिबल पार्ट कौन सा होता है? इस पर भी एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। इससे बोलते हैं फ्रेसी एरियल बोलते हैं। जो मांसल पार्ट है तुम्हारे लीची है तो जिसको ऊपर का पार्ट होता है फ्रेसी एरियल बोलते हैं इसको हम लोग। ऑपरेशन फ्लड 3 की समापन किस वर्ष में हुआ था? तो यह था 1996 में। जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, ठीक है। यह 3 चरणों में चला था, ये भी जान लेना, ये भी आया था। 1970 में स्टार्ट हुआ था, 1996 में खत्म हो गया था। ऑपरेशन फ्लड समझते हो ना, व्हाइट रेवोल्यूशन, इस पर पूरा यूट्यूब पे वीडियो बना के पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। पूसा सुगंधा 5 किसकी किस्म है? ठीक है, पूसा सुगंधा 5 किसकी किस्म है? ये धान की सुगंधित किस्म है। अगला ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा विरिडी यह क्या है? ये एक प्रकार का फफूंद है, ठीक है, बायो फंजीसाइड है। देखो ट्राइकोडर्मा क्या है? एक फंजी होता है जो मिट्टी में रहकर क्या करता है, हानिकारक कवक जैसे फ्यूजेरियम, पाइथेरियम इनको खा जाता है। इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? इसका हम लोग उपयोग करते हैं बीज उपचार के लिए, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बायो फंजीसाइड। क्या बोलते हैं? बायो फंजीसाइड। और इसका उपयोग भूमि शोधन में भी करते हैं। तो ट्राइकोडर्मा विरिडी क्या करता है? यह एक तरह से क्या होता है, फंगी होता है जो मिट्टी में रहने वाले हानिकारक कवक जैसे फ्यूजेरियम और पाइथेरियम जो क्या करता है, खा जाता है, मतलब इनको नष्ट कर देता है, ठीक है। तो जब उनको नष्ट कर देगा तो आपका वो जो फंगी जो आपको नष्ट करने परेशान करने वाला था, फ्यूजेरियम अग्जिस्पोरियम होता है, पाइथोरियम होता है, ये सब आपके बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो उनको खा जाता है। तो आपका जो मिट्टी है, आपका जो बीज है वो आपका शुद्ध हो जाता है। गांव में गाय की गर्भित प्रेग्नेंट अवस्था में उसे समान राशन के अलावा दिए जाने वाले राशन को क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्टीमिंग अप। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टीमिंग अप बोलते हैं। देखो, ब्याने के कुछ सप्ताह पहले गाय भैंस को एक्स्ट्रा दाना कंसंट्रेटेड जिसे हम लोग बोलते हैं को देना क्या कहता है? स्टीमिंग अप कहलाता है, ताकि वो दूध देने के लिए तैयार हो सके। और फ्लशिंग, भेड़ों में प्रजनन से पहले जो देते हैं उसे क्या बोलते हैं? फ्लशिंग। जो फ्लशिंग लिखा है ना, ये जो भेड़ों में हम लोग देते हैं उसे हम लोग फ्लशिंग बोलते हैं। दोनों याद रखना। गोल्डन नेमाटोड, एक मिनट कौन सा क्वेश्चन था? 58। हाँ, गोल्डन नेमाटोड भारत में केवल कहाँ पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये नीलगिरी की पहाड़ियों के पास पाते हैं। ये नेमाटोड जो है ना सिर्फ नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। काली मिट्टी जिसे वर्टिसोल में गिलई सूक्ष्म उच्च वाचा का निर्माण क्यों होता है? ठीक है, तो क्या हो गया? यह स्वेलिंग एंड सिंकिंग, मेन इसका क्या ऑप्शन है? से सिंकिंग। तो देखो क्या होता है, काली मिट्टी में ना देखो मोंट मोलियोनाइट पाई जाती है। ओके, मोंट मोलियोनाइट क्ले पाई जाती है। तो ये 12 फूलने और पिचकने से जमीन का सतह जो है ना उबड़ खाड़ हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? उबड़ खाड़ हो जाता है, इस तरह का माइक्रोलिप हो जाता है, सूछा हो जाता है। तो जिससे हम गिल्लई कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे गिल्लई कहते हैं। बार बार गीला होने, फूलने, पचकने की वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं? गिल्लई कहते हैं। ज्वार में पाए जाने वाला विषैला तत्व HCN या इसे धुरीन बोलते हैं, पौधों में किस भाग में बनता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले बहुत परेशान करता था, अब तो हाइब्रिड आ गया तो अब दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर देखो है यह जड़ों में बनता है और पत्तियों में जमा होता है। ठीक है,
ये जो होता है वो जड़ों में बनता है और पत्तियों में जमा होता है। देखो, धुरीन का संश्लेषण ज्वार के जड़ों में होता है, वहां से पत्तियों में जाकर जमा होता है, इसलिए कटाई के बाद जड़ों में कम और नई पत्तियों में ज्यादा जहर होता है। सल्फोसल्फोरान का प्रयोग गेहूं में किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? अभी कुछ देर पहले ही तो पढ़ाए थे इसको, सल्फोसल्फोरान के लिए। तो ये होता है जंगली जई और गेहूं के मामा दोनों के लिए। ठीक है, जंगली जई और गेहूं के मामा दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। सल्फोसल्फोरान जो है ना, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम शाकनाशी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम शाकनाशी है, जो सकरी पत्ती घास और कुछ चौड़ी पत्ती वाले को भी मारता है। ओके, अगला, एफएमडी वायरस कितने स्ट्रेन में भारत में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, फिर भी बताता हूँ। ये कुल 4 स्ट्रेन में पाया जाता है, OAC जिसे ओ सबसे आम है। ठीक है, यह 4 स्ट्रेन में पाया जाता है। एफएमडी के 4 सीरोटाइप सक्रिय हैं, देखो भारत में भी, और टाइप ओ जो है ना वो सबसे ज्यादा, लगभग 80% प्रकोप यही फैलाता है, 80% समझो। अगला है, एरोपोनिक्स तकनीक का प्रयोग मुख्य रूप से किस फसल के वायरस मुक्त मिनी ट्यूबर्स बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? आलू। हाँ भैया, तुम यहाँ हो, आलू। ठीक है, आलू, सब्जियों का राजा आलू। आलू के वायरस मुक्त बीज हवा में लटक कर यानी एरोपोनिक्स बनाए जाते हैं, जिन्हें मिनी ट्यूबर्स कहते हैं। ओके, उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक किन 2 राज्यों को जोड़ रही है? ये तो यूपी और एमपी जोड़ रही है। इसमें क्या है, इसमें केन और बेतवा 2 नदी हैं, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है ताकि पानी का मेंटेनेंस बनाया जा सके। अभी एक काम चल रही है, लेकिन पूरा नहीं, कब तक होगा पता नहीं है। चलो, अब आते हैं आप लोग का सबसे एक एक्साइटमेंट क्लास पर, जिसका नाम है कंप्यूटर। OSI मॉडल में डेटा लिंक लेयर को किन 2 उप परतों में विभाजित करते हैं? एक बात देखो, एग्रीकल्चर में तुमने अपना नंबर चूज किया कि नहीं किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन कंप्यूटर और यूपी स्पेशल का कापी कॉलम लेके बैठ जाओ, इनके सारे नंबर अपने लिखते जाओ कितना तुम पास कर रहे हो, क्योंकि यह दोनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बंधु, इन दोनों पर मेहनत करो। क्या कह रहा है, मॉडल की डेटा लिंक लेयर को किन 2 उप परतों में विभाजित करते हैं? तो पहला है मैक मीडिया, दूसरा LLC। ठीक है, समझो, मैक मीडिया क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यह देखो हार्डवेयर एड्रेसिंग करता है। LLC क्या होता है? लॉजिक लिंक कंट्रोल, यह क्या करता है? फ्लो और एरर को कंट्रोल करता है। ठीक है, यह क्या करता है? यह फ्लो और एरर को कंट्रोल करता है। एक्सेल में कौन सा फंक्शन यह गिनता है कि किसी रेंज में कितनी सेल नंबर है, खाली या टेक्स्ट नहीं है? ठीक है, तो यह क्या करता है? काउंट करता है। कहाँ है? COUNT, ये वाला बी वाला। ठीक है, ये केवल नंबर गिनता है। ठीक है, काउंटा ए अगर यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला, ये ए वाला, तो जो काउंटा ए है ना ये सब कुछ गिनता है, टेस्ट और नंबर दोनों गिनता है। लेकिन ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ क्या कर रहा है कि रेंज गिनता है, नंबर गिनता है, तो ये काउंट हो जाएगा। ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है, काउंटा जो होता है वो सब कुछ गिनता है और काउंट जो होता है केवल नंबर गिनता है। IB6 के पत्ते में कॉलन, दो ऐसे होते हैं इसे कॉलन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है इसे सेमी कॉलन बोलते हैं, इसे याद रखना। कॉलम द्वारा अलग किए गए समूह होते हैं। ठीक है, कॉलम द्वारा अलग के समूह कितने होते हैं? तो पहले यह समझो कि IPv6 में कितने बीट होते हैं? तो ये होते हैं 128 बीट होते हैं। कितने बीट होते हैं? 128 बीट होते हैं, जिसे 16 बीट के 8 उप समूहों में बांटा जाता है। ठीक है, तो 16 का करके 8 में बांटा है, 16 8 128 होता है ना, तो 16 बीट के समूह में 8 में बांटा जाता है, मतलब हेक्सा डेसिमल में। ओके, अब एग्जाम्पल कैसे लिखिए, एग्जाम्पल बहुत बड़ा हो जाएगा इसका। चलो ठीक है, समझ जाओ कि ऐसे से करके कुल 8 समूहों में बांटा जाता है, 16 का करके, 16 बीट करके। ठीक है, 16 बीट में समझते हो ना, एक बीट में 4 बाइट, तो तुम जैसे मान के चलो ऐसे लिख दो, थोड़ा लिखता हूँ। चलो देखो, 2001 लिख दिए, फिर ऐसे कर दिए, फिर उसके बाद तुम लिख दिए मान लो 0DB8, फिर ऐसे लिख दिए, तो देखो ये 4 हो गया ना, तो ये कितना हो गया? 4 चौका 16, एक 4 खाता है ना, तो 4 चौका 16, फिर कॉलन, फिर 4, फिर 4। तो इस तरह से IPv में सेमी कोलन का कितने समूह अलग किए हैं? तो 8। ठीक है, प्रत्येक 16 बीट का। थोड़ा भाई कंप्यूटर है, समझाना पड़ेगा ना। पाइथन भाषा में कोड ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसे करते हैं इंटरडेशन के लिए। ठीक है, इंटरडेशन के लिए करते हैं। ये देखो करली होता है, ये सेमी कोलन होता है, ये सब समझना, ये ब्रैकेट होता है। तो किसके लिए करते हैं? इंटरडेशन के लिए करते हैं। देखो C++, जावा, ये सब ना पाइथन, ये सब लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर इसमें क्या करते हैं ना, इसमें कोड ब्लॉक, ठीक है, इसमें प्रयोग करते हैं। लेकिन देखो
जब तुम जावा करोगे ना तो उसमें कोड ब्लॉक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जिससे हम कर्ली ब्रेस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब तुम पाइथन का प्रयोग करोगे ना तो इसमें कोड ब्लॉक करने के लिए इफ फॉर लूप के अंदर कोड को लिखते हैं, तो इसके लिए स्पेस और इंटेडेशन का प्रयोग करते हैं हम लोग। अब तुमको इतना समझा नहीं पाऊंगा कि तुम लोग का बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है, इसीलिए थोड़ा समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन बस याद रखो। चलो, कंप्यूटर सुरक्षा में सैंड बॉक्स क्या है? कंप्यूटर सुरक्षा में सैंड बॉक्स क्या है? तो देखो, एक सुरक्षित वातावरण होता है जहाँ संदिग्ध प्रोग्राम को बिना सिस्टम में नुकसान पहुंचाए चलाया जाता है और परखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई फाइल है, उसमें वायरस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इसको सैंड बॉक्स के अंदर पहले चलाओगे, फिर उसमें तुमको उसको स्कैन करोगे। कोई ऐसा नहीं कि मान लो हमने सीधे कंप्यूटर में चला दिया, कंप्यूटर मेरा पूरा खा गया, तो इसको सैंड बॉक्स बोलते हैं। कैच मेमोरी किस सिद्धांत पे काम करती है? कैच मेमोरी बहुत बार सुने होंगे, तो ये देखो एक लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे काम करती है, ऑप्शन पहला ये, ठीक है। कैश मेमोरी इस तरह पे काम करती है कि प्रोग्राम जिस डेटा का प्रयोग अभी कर रहा है उसके आसपास का डेटा का प्रयोग निकट भविष्य में फिर करेगी, ठीक है, उसे कैश मेमोरी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग की जाती है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा था। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है बिग डाटा में के 3VS में क्या शामिल नहीं है, ठीक है। बिग डाटा के 3VS में क्या शामिल नहीं है? तो वॉल्यूम शामिल होता है, वेलोसिटी शामिल होता है, वैरायटी ये भी शामिल होता है, वाई शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो समझाता हूँ इन तीनों क्या है। देखो, वॉल्यूम का मतलब होता है कि डेटा की मात्रा कितना है, वेलोसिटी का मतलब होता है कि डेटा की आने की गति क्या है, और वैरायटी का मतलब होता है कि डेटा कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर वाई से कोई मतलब नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस प्लग इन प्लस साइन शॉर्टकट का प्रयोग MS वर्ड में किसके लिए करते हैं, ठीक है। 74, तो इसका प्रयोग करते हैं सब स्क्रिप्ट नहीं, सुपर स्क्रिप्ट, ये सही है, करते हैं सुपर स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। तो जैसे मान के चलो कि ऐसे तुम्हें ये लिखना है, ठीक है, तो ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, फिर उसके बाद तुम्हें जो लिखना है। अच्छा, सब, अब तुम ये सोचो सब स्क्रिप्ट क्या होता है, तो तुम जो ये लिखते हो S+2, ठीक है। इसके लिए हम लोग करते हैं कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ठीक है, फिर आई, ऐसे ये लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस करते हैं तो ये सब स्क्रिप्ट का काम करता है। यहाँ क्या पूछा है, शॉर्ट का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, सब सुपर स्क्रिप्ट का काम करता है। और सब स्क्रिप्ट का मतलब देखो, अगर तुम ऊपर लिखोगे तो इसे सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, और अगर तुम इसको नीचे लिखोगे तो इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। अंतर समझ लो दोनों का ना। QR कोड किस प्रकार का बार कोड है? अच्छी क्वेश्चन है। QR कोड किस प्रकार का बार कोड है? 1D है? नहीं। 2D है? हाँ 2D होता है। 3D थोड़ा होता है, 3D मतलब समझते हो ना, 3D जैसे इंसान है उसे 3D बोलते हैं। वो कहा QR कोड अपने आप तो अपने से थोड़ा दौड़ने लगता है, मालिक मैं आ रहा हूँ आप बैठे रहो कार में, स्कैन कर लो। चलो, अगला है डीप लर्निंग। पूछ रहा है डीप लर्निंग किसका हिस्सा है, ठीक है। तो डीप लर्निंग देखो मशीन लर्निंग का हिस्सा है, ओके, ये बात समझना, ये मशीन लर्निंग का एक क्षेत्र है। देखो डीप लर्निंग का AI से मतलब है, लेकिन AI से अलग नहीं है यह, ओके। ये केवल हार्डवेयर है, गलत है, ये डेटाबेस है, ये भी गलत है। तो ये मशीन लर्निंग है, ठीक है, क्या है, मशीन लर्निंग है। अगर सही समझाओ तो ये ऐसे है, देखो पहले AI समझो, फिर मशीन लर्निंग समझो, फिर डीप लर्निंग समझो, यह पूरा एक नेटवर्क होता है, ऐसे होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिशिंग हमले से बचने के लिए वेबसाइट के URL में क्या देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए? तो सबसे अच्छा होता है HTTPS, ठीक है। HTTPS जो होता है, जो S लगा होता है, इसका मतलब ही होता है सिक्योरिटी। तो अगर तुमको यह चाहिए कि URL कोई भी तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हें यह देखना कि ये URL सही नहीं सही है, तो पहले HTTPS को जरूर सर्च करना, ठीक है। यस का मतलब सिक्योर होता है, और ब्राउजर एड्रेस में बार में पैडलॉक का निशान होता है, देखोगे ना, तो जो जैसे तुम्हारा ये बोर लॉक है, तो यहाँ पर देखोगे तो तुम्हें एक ताला का निशान दिखाई देता है, ठीक है। ये तुम्हें बताता है कि ये तुम सिक्योर हो। 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? बहुत अच्छा बात है। 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो पेटाबाइट से पहले क्या आता है, टेराबाइट आता है। 1 पेटाबाइट कितना होता है, टेराबाइट का।
अगर मैं इसका पूरा एक फॉर्मेट लिखूँ कैसे होता है, देखो ऐसे होता है, इसका फॉर्मेट होता है, स्टार्ट करोगे तुम KB, ठीक है, KB से बड़ा क्या होगा MB, MB से बड़ा क्या होगा GB, GB से बड़ा क्या होगा आपका TB, फिर उसके ऊपर क्या होगा, फिर उसके होगा आपका PB, फिर इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा क्या होगा EB, ठीक है। इस तरह से यह सीरीज तुम्हारा बढ़ता रहता है, KB फिर MB फिर GB फिर TB फिर PB फिर EB, ठीक है। यह पूरा तुम्हारा एक स्टेज बन जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का मुख्य अंतर क्या है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम पूछता है, कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। तो कंपाइलर क्या होता है, पूरे कोड जो होता है उसको एक साथ एग्जीक्यूट फाइल में डालता है, ठीक है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है, वह एक एक लाइन को चलाता है। कहीं लिखा है ये चीज बी वाला, ये वाला। तो जो देखो इंटरप्रेटर होता है ना, वो लाइन बाई लाइन कोड को रन करता है, और कंपाइलर क्या होता है, एक ही बार में पूरा मशीन कोड में बदलता है। भारत का पहला AI संचालित स्कूल कहाँ खोला गया है? तो ये केरला में खोला गया है। इस मामले में भाई केरला ही अपने आप को राजा समझाता है। अब आ जाओ दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, UP GK सामान्य ज्ञान। चलिए, उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? आप सबको पता है, क्या बोलते हैं उसको, है उसको बोलते हैं मार या काबर। क्या बोलते हैं? मार या काबर, ठीक है। लाल मिट्टी क्या बोलते हैं? राकर या एरुआ, ठीक है। लाल मिट्टी क्या बोलते हैं? राकर या एरुआ। यह जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, तो मार या काबर बोलते हैं। किराना घराना किसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? इसके संस्थापक उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब थे, ठीक है। तो किराना घराना मुजफ्फरनगर शामली के ख्याल गायकी से प्रसिद्ध है, यह भी याद रखना, मुजफ्फरनगर शामली में पड़ता है। तो इसके ख्याल गायकी जो है ना, इनकी बहुत फेमस थी। संस्थापक कौन थे? अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान थे। इतना डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप लोग को बाकी क्वेश्चन भी याद रहे। उत्तर प्रदेश में यूरिया का कारखाना इफ्को कहाँ स्थित है? फूलपुर में भाई, ठीक है। एक आंवला में भी है, तो इसका मतलब ये दोनों जगह हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? दोनों जगह हो जाएगा। अच्छा, आंवला अगर कोई फूलपुर आंवला अगर सुनने में नया लग रहा हो तो बता दो, फूलपुर आपके इलाहाबाद के पास पड़ता है, जिसे आप नाम प्रयागराज कहते हैं, और आंवला जो है वो बरेली में आता है, ठीक है। दोनों ध्यान रखना। इफको समझते हो ना, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इतना तो याद है ना भाई नाम फुल फॉर्म में ऐसा तो नहीं कि फुल फॉर्म में आईडी उतर गया है। इफको सुनते सुनते इफको का फुल फॉर्म मत भूल जाना, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव होता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश से लिंगानुपात सेक्स रेशियो 2001 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? ये क्वेश्चन थोड़ा पूछता है। देखो 2011 के बाद का जनगणना डाटा हम लोग के पास अभी नहीं आया है, तो आपकी जो भी क्वेश्चन आएगी वो जनगणना 2011 पर ही आएगी, इस बात को याद रखना। कोई लेटेस्ट डाटा मत पढ़ने बैठ जाना, तो अभी आप लोग का एग्जाम बीत जाएगा, जॉब पा जाओगे, अभी नया वाला जनगणना आपका नहीं होगा, 2030 में होगा वो चलो, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2001 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो वह आपकी वृद्धि हुई है 858 से 912, यानी 14 अंकों की वृद्धि हुई है, ठीक है। 858 थी, अभी किसी में कितना हुई है? 912। अच्छा, लिंगानुपात क्या होता है? यानी 912 गर्ल्स हैं 1000 मेल पे, ठीक है। मतलब 912 गर्ल्स हैं 1000 मेल पे। केरला इसमें महान है, केरला में गर्ल्स ज्यादा है, बॉयज कम है। बखिरा पश्चिम बिहार संत कबीरनगर किस वर्ष रामसर साइट में घोषित किया गया था? तो ये आपका किया गया था 2022 में, ठीक है। 2022 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2022 पर बखिरा वन्यजीव अभयारण्य जो है ना, उसको रामसर साइट घोषित किया गया था, याद रखना, 2 फरवरी 2022। उत्तर प्रदेश से सबसे पुरानी नहर कौन सी है? इसमें भी 2 क्वेश्चन आता है। देखो, सबसे पहली बात समझो, सबसे पुरानी नहर पूछे तो यमुना नहर है, ठीक है। सबसे पुरानी नहर पूछी, इसमें तो सन लिख दिया है तो कन्फ्यूजन दिक्कत नहीं है, कभी कुछ टाइपिंग में ही एरर हो जाता है, तो लेकिन ध्यान मत देना कि सबसे पुरानी नहर यमुना नहर है। एक बात याद रखना, इसको शाहजहां ने खुदवाया था और 1830 में अंग्रेजों ने फिर इसका जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है। लेकिन ऊपरी नहर जो है, ऊपरी गंगा नहर, जिससे 1854 में शुरू किया गया था, जिसे शारदा नहर बोलते हैं, ये सबसे बड़ी नहर है, ठीक है। क्या है? सबसे बड़ी नहर कौन है? शारदा नहर है। और ऊपरी पूर्वी गंगा नहर क्या है? सबसे पुरानी नहर है।
दोनों क्वेश्चन याद रखना भैया। ओबरा ताप विद्युत गृह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो यह किया गया था यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस। अब रूस हो गया। जब यह बना था तो उस समय यूएसएसआर, सोवियत संघ से हम लोग बोलते थे, हुआ था। ठीक है, ये ओबरा में है। ये थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट समझते हो ना, जहाँ कोयला जलाकर कोयला जलाओ और वहाँ पर पानी को उबालो, पानी के भाप से टरबाइन को चलाओ और उस लाइन पैदा करो, तो उससे हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ग्लास बीड्स यानी कांच के मोती के लिए ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत चुना गया है? यानी कि कांच की चूड़ियों के लिए नहीं, दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, क्या बोल रहा है? ग्लास बीड्स। देखो तुम्हें एग्जाम में यह नहीं लिखा रहेगा कि ध्यान दे कांच की चूड़ियों के लिए नहीं, ये इसलिए लिख दिया गया है तो कि अभी तुम अपने आप को बिल्ड करो। जब अभी एग्जाम आएगा तो उस लेवल का ही तुम्हें पीडीएफ मिलेगा। अभी इसलिए थोड़ा सा बिल्ड करो, गलती ज़्यादा मत करो, अभी सही ज़्यादा करो। ठीक है, तो क्या है सोचो। देखो इसका है मूज उत्पादन। ठीक है, क्या है? मूज उत्पादन के लिए। तो प्रयागराज, अमेठी और सुल्तानपुर को ओडीओपी मिला था। तो इसमें कोई आंसर है ऑप्शन? इसमें तुम्हारा प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर, तीनों से कोई नहीं है। अच्छा, तो इसमें वाराणसी होगा। ठीक है, क्या होगा? वाराणसी होगा। ग्लास बीड्स के लिए क्या है आपका? वाराणसी। ठीक है, मूंज उत्पादन की बात करें, मूंज मूंज मूंज, तो उसमें तुम लगाओगे क्या? उसमें लगाओगे तुम प्रयागराज, अमेठी और सुल्तानपुर, इन तीनों को ओडीओपी मिला हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। थोड़ा रुक जाओ, आगे बढ़ता हूँ। देखो क्या लिखा, वाराणसी को ओडीओपी बनारस साड़ी के लिए मिला हुआ है। ग्लास बीड्स भी यहाँ बनते हैं। आधिकारिक सूचना मुख्य रूप से उत्पाद देखने पर यह मिला था हम लोग को कि मूंज उत्पादन किस जिला का ओडीओपी है। ठीक है, मतलब मूंज जी है, तो इस वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, ये क्या था ना कि देखो ग्लास बीड्स में तो बनारस है। ठीक है, दोनों समझाता हूँ। ग्लास बीड्स की बात करूँ तो बनारस है, लेकिन अगर हम लोग मूज की बात, हम लोग क्वेश्चन में मूज लिख रहे थे, थोड़ा सा मतलब टाइपिंग एरर हो गया, दो पेपर का ही क्वेश्चन साट दिया इसमें। तो जो आपका ग्लास बीड्स है वो बनारस है, और जो मूज है वो आपका प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर है। 89 देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के तहत किस जिले में काला नमक चावल क्लस्टर बनाया गया है? सबको पता है, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती में। ठीक है, अच्छा, काला नमक चावल जो है वह बुद्ध का महाप्रसाद। ठीक है, यह ध्यान रखना। एक नया बताता हूँ पॉइंट, जो काला नमक चावल है बुद्ध का महाप्रसाद के नाम से भी फेमस है। यह मुख्य रूप से सिद्धार्थनगर का ओडीओपी है। ठीक है, लेकिन अगर निर्यात क्लस्टर की बात करें हम लोग, तो गोरखपुर और बस्ती मंडल को जिले में शामिल किया गया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र में है। कहाँ है सोनभद्र भाई? यहाँ पर है। यह जो है ना आपका, यह रिहंद, ठीक है, यह रिहंद बांध जो सबसे बड़ा यूपी का बांध है, रिहंद बांध, वह रिहंद बांध के जलाशय पर है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ओके, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और यह सोनभद्र में पाया जाता है। भरत कुंड, जहाँ भरत ने राम के चरण पादुका रखकर राज किया था, किस जिले में स्थित है? सुने हो ना, भगवान राम जब वनवास चले गए थे तो भरत ने बोला कि आप मेरे साथ चलें, तो राम जी ने बोले नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, पिता के वचन को नहीं तोड़ सकता। तो उन्होंने भगवान राम के पैर की पादुका ले ली थी और पादुका को सिंहासन पर रख दिया था। उसके नीचे बैठ के उस सिंहासन का काम करते थे। उनका यह मानना था कि सिंहासन के भैया का है, तो वह सिंहासन का कार्यभार संभालेंगे लेकिन सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनके भैया का हक है। भाई प्रेम था उस समय, अवसर। तो भरत कुंड है। ठीक है, तो भरत कुंड का कहाँ पर है? ये आपका है फैजाबाद, मतलब अभी अयोध्या। ठीक है, देखो फैजाबाद पहले नाम था, अब वो जिले का नाम अयोध्या हो गया है। उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो वो आपका है लखनऊ में। सहरिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिला में पाई जाती है? यह आपका पाई जाती है ललितपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? कभी कभी का क्वेश्चन से पूछता है, भारत कला अकेडमी कब स्थापित हुई थी,
और यह यूनिवर्सिटी कब बना हुआ था। तो एक एक क्वेश्चन पूछ देता है। तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी। तो यह था 1972 में। ठीक है, कब था? 1972 में। ओके, अगला, नचिकेता ताल का संबंध किस जिले से माना जाता है। ठीक है, नचिकेता ताल का संबंध किस जिले से माना जाता है। तो यह देखो है श्रावस्ती से। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज़ कन्फर्म कराता हूँ आपको, इसको मत लिखो, ठीक है, क्योंकि नचिकेता ताल जो है ना थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। क्योंकि देखो नचिकेता ताल ना एक उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी है, समझ रहे हो, तो वह ज़्यादा फेमस है। तो इसको हटाओ, बोलो इसके बदले में तुम यहाँ पर क्वेश्चन कर लेना कि चित्तौरा झील। ठीक है, चित्तौरा झील कहाँ पर है? श्रावस्ती में सोहेलवा है। ठीक है, श्रावस्ती से सोहेलवा झील याद, सोहेलवा याद करना है ना। और याद कर लो क्वेश्चन, अगर यहाँ पर अगर तुम्हें क्वेश्चन याद करना तो याद कर लो जैसे कि कीठन ताल कहाँ पर है, तो आगरा में है। रामगढ़ ताल कहाँ पर है, तो गोरखपुर में है। ठीक है, सूर सरोवर कहाँ है, तो जिसे कीठन ताल बोलते हैं, तो आगरा में है। याद कर लो, ठीक है। थोड़ा या डाउट है तो इसको मत रखो माइंड में। अगर याद ही करना तो मेन याद करना नचिकेता ताल आपका वहाँ पर है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। ठीक है, वो वाला याद रखो। उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस किस जिले में पाया है? मिर्जापुर है। ठीक है, कहाँ पाया है? मिर्जापुर में पाया है। और ललितपुर में यूरेनियम, तांबा के लिए, झांसी में डायस्पर के लिए। ठीक है, ललितपुर में यूरेनियम के लिए, झांसी में डायस्पर, और झांसी में डायस्पर के लिए, ललितपुर में क्या है? यूरेनियम और तांबा के लिए। तो एस्बेस्टस के लिए मिर्जापुर, याद रखना आप लोग। अगला क्या है? ध्रुपद मेला। ध्रुपद मेला कहाँ जीत किया जाता है? तो देखो ध्रुपद मेला बनारस के तुलसी घाट पे। ठीक है, बनारस में घाटी घाट है, तुलसी घाट पे, और वृंदावन में हरिदास जयंती पर, ठीक है, आयोजित होता है। जो हरिदास जी थे, हरिदास जी जानते हो ना, जो तानसेन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कि तानसेन बहुत अच्छे गायक थे और वो आपके अकबर के दरबारी कवि थे। तो जो तानसेन के गुरु थे उनका नाम हरिदास जी था। अभी जाओगे तो बहुत फेमस उनका मंदिर वहाँ बना हुआ है, काफ़ी अच्छा एक पार्क है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बड़ा फेमस पार्क है। तो हरिदास जी के जयंती पर भी ध्रुपद मेला का आयोजन किया था, वो वृंदावन में किया था है। लेकिन अभी जो ध्रुपद मेला का आयोजन किया था वो है आपका बनारस में तुलसी घाट पे। ओके, राहुल संकीर्तन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वो आजमगढ़ में। ओके, इनका ऐसे कर सकते हो, कहाँ भी आजमगढ़, यहाँ पर देखो महापंडित राहुल का संकीर्तन को टाइटल मिला था महापंडित। ओके, और इन्होंने बहुत अच्छी लिखा था, वोल्गो से गंगा तक। ठीक है, वोल्गो से गंगा तक इनकी ये लिखी बहुत फेमस हुई थी। का तो इनका संबंध कहाँ से? आजमगढ़ से है, तो इसीलिए ये संग्रहालय भी कहाँ है? आजमगढ़ में। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी हिंदी भाषा तथा भाषा विज्ञान में विद्यापीठ कहाँ स्थित है? ठीक है, तो यह है आपका आगरा में। कहाँ है? आगरा में, जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, उसी के अंदर है। ठीक है, 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो भाई ये सब ऐसा भी कोई बड़ा परियोजना सुनो ना तो उसको अयोध्या टिक मार देना। भाई ऐसे अयोध्या में पैसे ही जा रहे हैं, काम ही हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पर है। कभी नहीं गए तो अयोध्या घूम के आओ, दर्शन करके आओ रामलला का। चलो, ये हम लोग का क्विज समाप्त हुआ। अब इसी के साथ आपको थोड़ा सा छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोग बने होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इस जो चैनल है उसको अपने दोस्तों शेयर करिए। बड़े बड़े मैराथन लगाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। पहले कंटेंट तैयार करो, फिर पीडीएफ तैयार करो, फिर उसको पढ़ाओ, बड़ी मेहनत लगते हैं। तो उम्मीद है आप सब समझेंगे मेहनत को। अपने दोस्तों से शेयर करिए, ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पर डेली क्विज और करंट अफेयर्स कराए जाते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।